सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे पेज नंबर 63 में, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1929 लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, जब लाहौर सेशन की बात चल रही तो कांग्रेस सेशन, आपको पता ही है वो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन। ये सब चल ही रहा था भारत में कि कांग्रेस का एक जनरल सेशन जो हुआ करता था वो इस बार लाहौर में हुआ। हर बार अलग अलग जगह पे होता था साल भर में। 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। आपको यह आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको निशान लगा दूं, यह आंसर, इसका आंसर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, वो अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन पहले हम निशान लगा ले। पेज नंबर 63 एनसीईआरटी बुक, लाइन नंबर 4, इन डिसंबर 29। दिखा आपको, वहां पे लिखिएगा 1 इन डिसंबर 29 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बस वो जवाहरलाल नेहरू तक 1 लिखिए, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लिख लिया। फिर द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ये 2 लिखिए, लिख लिया। फिर 3 इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 30 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, लिख लिया। फिर इसके बाद में वुड बी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस में पीपल आर आस्क्ड टू प्लेज फॉर दुनिया भर का टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक लगा दीजिए। अब आप मेरी तरफ देखिए, लगा दिया हो तो देखिए दोस्तों, आप कॉपी में अपने बुक में अपनी पेंसिल पेन जो भी रखिए और बंद कर दीजिए। और प्लीज प्लीज फॉर गॉड से क्या हुआ अपने पॉइंट्स याद करने की कोशिश करिएगा, हम समझ लें, अभी करेंगे। पहली लाइन में आप हमेशा लिखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1929 लाहौर सेशन, तो अपन लिखेंगे इन 1929 कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इट्स जनरल सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमें याद क्या रखना है, जवाहरलाल नेहरू। बाकी तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, इन 1929 कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इट्स जनरल सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आप इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट कांग्रेस डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज। यह पहली बार था कि कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी। बिकॉज प्रियोर टू दैट कांग्रेस नेवर डिमांडेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इट जस्ट डिमांडेड फॉर लोकल गवर्नेंस, डोमिनियन स्टेटस, दिस इशू दैट इशू। हाँ ना, which could have been the most harsh demand for British, complete independence, go back। हाँ या ना, प्लीज बुक में नहीं देखेंगे और मेरे साथ दोहराने की कोशिश करेंगे। What was the importance of 1929 Congress session? In 1929, Congress organized general session under the presidency of. It was the first time Congress demanded for. Third point आप लिखिएगा, 26 जनवरी 1930 was declared to be celebrated as Independence Day। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाओ, ऐसा पीपल वर आस्क्ड टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 30 वाज डिक्लेयर्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। अब देखो, ये कोई इंडिपेंडेंस आपको मिली थी क्या? पर हम मनाएंगे, ऐसा था। डन। और आखिरी पॉइंट दोस्तों देखिए, जो आखिरी पॉइंट आप लिखेंगे, पीपल वर आस्क्ड टू टेक अ प्लेज। लोगों को कहा गया कसम खाइए, क्या? टू टेक अ प्लेज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश टिल इंडिपेंडेंस। कसम खाइए। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि आप, मजे की बात बाद में बताते हैं, पहले अपन अपने की पॉइंट्स देख लें। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा पूर्ण स्वराज, तीसरा इंडिपेंडेंस डे, याद है आपको, है ना? चौथा प्लेज, यस और नो। हम अब इन की पॉइंट्स अपना आंसर क्रिएट करते हैं जवाहरलाल नेहरू से। इन 1929 कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड जनरल सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। सेकंड का क्या था? इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण, है ना, कंप्लीट। It was the first time that Congress demanded for पूर्ण स्वराज, ठीक है। तीसरा, 26 जनवरी 30 was declared to be celebrated as Independence Day। चौथा, people were asked to take a pledge to fight against the British, कब तक? Till independence। देखा जाए तो तीसरा और चौथा पॉइंट वापस से मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में बोलता हूं, कैसा अजीब वगैरह है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तीसरा पॉइंट है कि तुम 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे, और आखिरी में बोल रहे हो कि तब तक लड़ेंगे जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये बात याद रखनी है, ये 1929 का कांग्रेस सेशन, इसकी जो खासियत थी वो ये थी, आपको एनटीएससी कई बार पूछ चुका है। अभी जब आप मेरा लेक्चर में ये सब पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना, तब आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि वो आपको सब्जेक्टिव की जगह इसी चीज को ऑब्जेक्टिवली करके पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं, Most probable question for NTSC by Professor Vipin Joshi.
And the question is, which of the following marks the importance of 1929 Lahore Congress session? And your options are: A. Bal Gangadhar Tilak was replaced by Jawaharlal Nehru. B. For the first time, Congress demands for Purna Swaraj. C. It was a resolution passed against Simon Commission. And D. None of these. And your time starts now. वो आपको कहीं ना कहीं देगा इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट कांग्रेस डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज. इज इट डन? ठीक है. या फिर आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1929 सेशन. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1929 के कांग्रेस सत्र के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है? हाँ या ना? अप्रासंगिक है, अतार्किक है. तो आपको देंगे ए. 26 जनवरी 30 वॉज डिक्लेयर टू बी सेलिब्रेटेड. नो इट वॉज. हाँ या ना? इससे आपको 3-4 देंगे, उसमें से एक जो होगा वो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा. या फिर पूछेंगे कि कौन कौन से हैं उससे रिलेटेड. हो सकता है डी ऑप्शन रहे, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. ए, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. बी, 26 जनवरी. पूरा आंसर दे देगा. ऑब्जेक्टिव एग्जाम और सब्जेक्टिव में यही तो अंतर है. ऑब्जेक्टिव तो ज्यादा आसान है. ऑब्जेक्टिव तो ज्यादा आसान है ना, याद रखें. अरे हाँ, याद आ गया. ऐसा रहता ऑब्जेक्टिव में तो. चलो सॉल्ट मार्च. देखिए दोस्तों, पहले आप एक लाइन पढ़िएगा, फिर मैं आपको सॉल्ट मार्च पढ़ाऊंगा. एनसीईआरटी पेज नंबर 63 फर्स्ट पैराग्राफ, नीचे से चौथी लाइन. बट द सेलिब्रेशन दिखा आपको, जहां पे आपने आंसर खत्म किया उसके जस्ट आगे देखिए. दिखा? बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल एक्शन. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने कॉल किया लोगों को. आप जानते हो कॉल क्या था? कॉल था कि टेक अ प्लेज अगेंस्ट द ब्रिटिश टू फाइट टिल इंडिपेंडेंस. कॉल था कि 26 जनवरी 30 विल बी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे. सेलिब्रेट करना मतलब क्या करने को कहा होगा गांधी जी ने, आप समझ सकते हैं. जगह जगह झंडा फहराओ, चौराहों पे, अपने घर के आगे दिए जलाओ. बट नो वन गेव इवन अ सिंगल थॉट डूइंग दिस. किसी ने कुछ नहीं किया. क्यों नहीं किया? जस्ट रेज योर हैंड्स. नो, ये ऐसे भीड़ में बोलने का मतलब ये होता है कि मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता. अरे यार, हाथ ऊपर करो आप तो पहले. फियर अगेंस्ट द ब्रिटिश. और भी? हाँ, बैठ जाओ. वो सही बोल रहा है. वो ये बोल रहा है कि आप अभी आपने पहले थोड़े समय पहले कॉल किया था कि अपनी नौकरियां छोड़ दो. याद है आपको? अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दो. याद है? फॉरेन क्लोथ्स फॉर बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स फॉर बर्न्ड इन ह्यूज बोन फायर, फॉरेन शॉप्स और ये लिकर शॉप्स पिकेटेड. और आपको याद है क्या? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हेडमास्टर्स एंड टीचर्स एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. फिर हम जब ने सब कर दिया, हमें पे इतना ज्यादा, हमारे घरों पे भी इतना हमले हो गए, यानी हम एक तरह से गरीब हो. एक आपने मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया. अब आपका एक दिन फिर से मन हुआ है ना, फिर आपने किक मारी स्कूटर पे, स्टार्ट. लोगों ने अब की बार साथ नहीं दिया. ध्यान से देखिए दोस्तों, अब नीचे लिखा हुआ था गांधी जी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ. तो गांधी जी को उस समय लगा कि अब लोगों को सिर्फ इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम के ऊपर नहीं मूव किया जा सकता. आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होता ना, जो मां की ममता. अब ऐसा होता है कि ममता 2 किलो ममता दे दो भैया, ऐसा होता है क्या? क्योंकि वो फिजिकल वस्तु नहीं है. तो फिर क्या करना? तो गांधी जी को लगा हैव टू फाइंड समथिंग व्हिच शुड रिलेट विद द डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजंस. हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है? वेल, जिस इंसान से मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर्स बनते मैंने खुद देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो उनका 24 मिनट्स का एक वीडियो आप आज ही देखें. देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट्स ही सफिशिएंट है. अभी इसी वक्त ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो हर एक की जिंदगी को अफेक्ट करती हो. तो गांधी जी को लगा, आप जानते हैं दोस्तों, उस समय नमक के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली थी. मतलब आप चाहो कि मैं समंदर के पानी को सुखा के नमक बना के बेचने लग जाऊं मार्केट में, वो पॉसिबल नहीं था. क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे सी वाटर से,
और उसके ऊपर टैक्स लगाते थे तो वो नमक महंगा हो जाता था। अदरवाइज नमक जैसी चीज भारत में आज भी बहुत सस्ती मिल सकती है। नमक आप महंगा इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें, अब मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता, आयोडीन मिलाया जाता है। जबकि आप गूगल सर्च करके देख लेना कि नमक में आयोडीन मिलाने की आपके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ पहाड़ के जो तराई के हिस्से हैं वहां पे जरूरत है, क्योंकि वहां पे खाने में आयोडीन वैसे ही बहुत कम हो जाता है। वहां का जो पानी है उसमें आयोडीन और जितनी दूसरी चीजें मिलती है उसमें आयोडीन बहुत कम है। इसलिए जो गला फूल जाता था, गॉइटर जिसे आप लोग कहते थे, ये आपको कभी हुआ ही नहीं, ये असली में होता है पहाड़ों में। अब वो सब बहुत बड़ी बातें हैं। देखो ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉन्स्पिरेसीज होती हैं जो आप समझ भी नहीं पाते। दिवाली आने, अभी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, बाकी आप खुद समझ जाना। दिवाली आएगी, अभी देखना, अब ध्यान देना कि विपिन सर ने बताया था दिवाली आने के 15 दिन पहले से न्यूज चैनल देखना। न्यूज चैनल कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं। न्यूज चैनल पे बड़े बड़े इसमें आएगा, देखना, ये आएगा नोएडा में 1500 किलो है ना सड़ा हुआ मावा बरामद, देखना आपको ऐसी न्यूज आने लगेगी। इंदौर में नकली मावा ले जाते हुए ये गिरफ्तार। और फिर जैसे ये न्यूज आएगी और जब ब्रेक होगा ना न्यूज का तो ऐड आते हैं, उस समय आएगा कुछ मीठा हो जाए। आपको समझ में नहीं आता आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे कोरिलेशन से इंपैक्ट डाला जाता है कि मावा सड़ा हुआ है इसीलिए मिठाई मत खाओ। तो फिर इस दिवाली पे क्या दो? अरे आप समझ गए क्या चीजों पे? आप समझ गए कि क्या खाना है ना? तो ये सब जुड़ी हुई चीज है। आप कभी इस बार नोट करना कि जानबूझ के उसी न्यूज चैनल के ब्रेक में आएगा, क्योंकि अब मैं ये नहीं बता सकता कि हो सकता है कुछ हाँ आपस में जुड़े हुए हैं सब लोग। न्यूज चैनल वालों को क्या रिपोर्ट देना, फिर हम ऐड तो आपको तभी देंगे जब आप ऐसी कोई रिपोर्ट, और कहीं ना कहीं से मावा पूरे साल भर में पकड़ाई में आता होगा। अरे ऐसा है क्या कि मावा चोर सिर्फ उसी समय मिलावट करने को तैयार होते हैं? चोर उसी समय चोर बनता है? ऐसा होता है कि मैं सावन का चोर हूं, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा बोलता है कि नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता है। चोर तो चोर ही रहेगा। फिलहाल आप अपना दोस्तों देखिए, अब गांधी जी ने क्या किया आप सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों। सॉल्ट मार्च वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, ऑन 31 March 30 ही सेंट अ लेटर टू इरविन, मतलब गांधी जी, कितनी, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, सम ऑफ देम वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई देम and everyone could be brought together in a united campaign. I guess you understand this much. इंडस्ट्रियलिस्ट की भी डिमांड ले लो, वर्कर्स की भी ले लो, आर्टिजन्स, पीजेंट, सबकी ले लो, ताकि कल को अगर कोई मूवमेंट लॉन्च हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ ये सब हमारे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी डिमांड भी इसमें शामिल की गई है। हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए वो आगे क्या कह रहा है। द मोस्ट टीयरिंग ऑफ ऑल द डिमांड वाज टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट वाज समथिंग, अब ये जो लिखा हुआ इसके साइड में आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाई गांधी जी चोज सॉल्ट? Why Gandhiji chose salt? Why Gandhiji chose salt as a weapon of resistance? Why Gandhiji chose salt as a weapon of resistance against the British? मैं आपको जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं उस क्वेश्चन का आप क्रक्स समझ जाया करो कि अच्छा ये बोल रहे हैं विपिन सर, बस बाकी वो फिर इधर उधर की भाषा करके देता रहेगा एनसीईआरटी। Why Gandhiji chose salt? मेन बात ये है, as a weapon of resistance है। दोस्तों आप अपना आंसर पहले निशान लगाएंगे, याद वही करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। सॉल्ट वॉज समथिंग दिखा आपको, एनसीईआरटी पेज नंबर 63, सॉल्ट मार्च, फर्स्ट पैराग्राफ की 3 और 3 6 और 1 7 8वीं लाइन। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। द टेक, यहां पे आप बाय रिच एंड द पुअर अलाइक इसको लिखिए 1, रिच एंड द पुअर अलाइक तक लिखिए 1, फिर इट वॉज से लिखिए 2, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। तीसरा, द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लगाया निशान? लगा लिया? और अगर लगा लिया दोस्तों तो प्लीज आप समझो, आप थोड़ी सी इंग्लिश हो आपकी अच्छी और थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस हो तो, और थोड़ा सा आप पढ़ने, आपको लिखना क्या है इसमें? आपका लिखना है कि गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों यूज किया। तो आप पहला कह रहे हो सॉल्ट वाज समथिंग, पहला रीजन सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड देयरफॉर इट वाज कंज्यूम्ड बाय एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ या ना? दूसरा वो आपसे कह रहा है कि इट इज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आइटम्स। आपसे अगर मैं कहूं कि 1 महीने तक मीठा नहीं खाने दूंगा, चल जाएगा, लेकिन 1 महीने तक नमक नहीं खाने को दूंगा तो देखिएगा आपको नहीं चलेगा। आपको लगता है
आप मीठे के बगैर 1 महीने तक रह सकते हो, नमक के बगैर नहीं रह सकते, बड़ा अजीब लगता है। तो इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स। डन। और तीसरा दोस्तों बोल रहा है मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टैक्सेस ऑन इट। मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टैक्सेस ऑन इट गांधी जी डिक्लेयर्ड इज द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर अंग्रेजों का सबसे बुरा चेहरा देखना हो, सबसे अत्याचारी चेहरा देखना हो, तो सिर्फ एक ही चीज देख लो कि वो उन्होंने नमक जो गरीब इंसान भी खाता है, अमीर भी खाता है, कोई से भी कास्ट का व्यक्ति भी खाता है, उसके ऊपर भी, सॉल्ट के ऊपर भी, प्रोडक्शन पे भी मोनोपोली। उसमें क्या है, वो तो सभी के लिए है, समंदर का पानी तो आपने उसके ऊपर क्यों लगा के रखी है मोनोपोली, उस पर से टैक्स लगा दिया, उसको महंगा कर दिया। तो या तो आप हमको परमिशन दे दो कि हम सॉल्ट बना लें, हम सस्ता बना लेंगे, है ना। कितनी चीजों पे मोनोपोली थी, कितनी चीजों से गांधी जी का विरोध था? 2, मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन, हाँ या ना, और दूसरा हेवी टैक्सेस ऑन इट एंड टैक्सेस ऑन इट। गांधी जी डिक्लेयर्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो क्या वास्तव में हम देखें तो गांधी, क्या अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अत्याचार सॉल्ट की मोनोपोली, प्रोडक्शन मोनोपोली था क्या? हमने अंग्रेजों को क्यों भगाया? कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि नमक नहीं बनाने देते इसलिए भगाया। लेकिन गांधी जी जानते थे कि मुझे सबको अगर साथ में लेना है तो ऐसे ही मुद्दे पर उन लोगों को करना पड़ेगा, इंस्टिगेट करना पड़ेगा जो सबको छूता हो। देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि गांधी जी महान थे कि नहीं थे, वो बहुत महान थे, क्योंकि उन्होंने भारत के आत्मा को जान लिया था। आपको क्या लगता है गांधी जी में और वीर सावरकर में, या गांधी जी में और चंद्रशेखर आजाद में अंतर क्या था? अंतर यही था, इधर की जो एक थे ना वो बड़े एक्सट्रीम थे, मतलब चंद्रशेखर आजाद हो गए, तात्या टोपे हो गए, वीर सावरकर हो गए, इन सबकी आइडियोलॉजी, और वो तो बहुत ग्रेट थे साहब, जो सुप्रीम सेक्रीफाइस देने को तैयार है अपने देश के लिए, उससे बड़ा ग्रेट कौन हो सकता है। लेकिन उनका यह कहना था, कोई उनके पास आता था कि देश के लिए मुझे कुछ करना है, क्या करूं, तो वो एक ऐसे बंदूक समझ रहे ना, ऐसे पिस्तौल निकाल के देते, उसको मार दो, अंग्रेज को मार दो उसको। उसने अपने भारतीयों को बहुत खून बहाया। अरे नहीं सर, मैं ये एकदम ये नहीं है। और इधर जो गांधी जी थे, उनकी अच्छी बात क्या थी, मैं कुछ देश के लिए करना चाहता हूं। अच्छा करना चाहते हो तो एक काम करो, अपन प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं कल, ये जो अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा इसके खिलाफ लाठी डंडे खाने पड़ सकते हैं। नहीं नहीं गांधी जी, ये नहीं, मैं डंडे वंडे नहीं खा सकता ऐसे लोगों के। अच्छा फिर तुम एक काम करो, घर में बैठ के चरखा चला लो, इतना तो कर लोगे? नहीं नहीं गांधी जी, वो किसी ने खिड़की में से देख लिया तो चरखा चला रहा हूं, तो मतलब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मेरे को इससे भी डर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो बोले अच्छा चलो एक काम करो, खादी पहन लो। कपड़े पहनने में क्या जाता है, खादी पहन लो। तो गांधी जी के पास हर एक के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन था फॉर देशभक्ति। लेकिन जो इधर के लोग थे उनके पास कस्टमाइज सॉल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं थी। उनका तो एक सिंगल एजेंडा था कि अगर तुम लड़ नहीं सकावे रिपुला रणी या मरावे, या तो उसको मारो या खुद मर जाओ। अभी आई गेस यू अंडरस्टैंड दैट ही वाज इन नॉट इन यूनिसॉन विद गांधी जी, है ना। समर्थ रामदास स्वामी उनका नाम था। आप लोगों ने कभी मराठी आरती सुनी हो गणपति भगवान की? मुझसे कई मेरे दोस्त मेरे बचपन से कहते थे, अब पता नहीं आप लोग तो आजकल नए हैं अब, लेकिन क्या गणेश जी की अगर आपने वो मराठी आरती जनरली आप लोगों ने सुखी होगी, सुख करता दुख हरता, आपके कभी न कभी आपके कानों में आवाज पड़ती है वो। तो मेरे कई दोस्त मुझे कहा करते थे कि यार विपिन पता नहीं वो गणपति की जो मराठी आरती सुनते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, वो ऐसा लगता है ये रियल आरती है। और जो हम हिंदी आरती गाते हैं ना तो वो ऐसा लगता है किसी ने गीतकार ने लिरिक्स लिखे हुए हैं। वो जो सुख करता दुख हरता आप आरती कभी ध्यान से देखोगे तो उसमें आखिरी कड़ी में उनका नाम आता है। अब वो लंबी चीज है। समर्थ रामदास स्वामी ने सारी आरतियां लिखी, गणपति गणेश जी की आरती। आप कभी हिंदी फिल्में भी देखते होंगे ना तो उसमें दुर्गा देवी की भी आरती मराठी में आ चुकी है। अभी मैं यहाँ पे गा के दिखाऊं, ये स्टेज उसके लिए नहीं है लेकिन उसकी वो उन्होंने लिखे, दुर्गे दुर्गट भारी तुझविन संसारी अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी। ये फिल्म बताता हूं आपको, वास्तव फिल्म में आई है, ये भी समर्थ रामदास स्वामी की लिखी हुई है। पर आपको छोड़ो, आपको तो अभी फिल्मी गानों से कहां फुर्सत मिलती है सर, सुनने से इतने आते रहते रोज के नए नए, वही याद करने में पूरा टाइम चले जाता है ना अलार्म लगा के याद करते हैं। खैर फिलहाल सो प्लीज वाई गांधी जी चोज सॉल्ट, बुक में नहीं देखना साहब, बुक में देखना पाप है। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, नंबर 1। प्लीज चुप रहना।
ब्रिटिश मोनोपोली, नहीं, सॉल्ट वॉज द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स इन इंडिया। तीसरा, ब्रिटिश मोनोपोली और सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टैक्सेस इंपोज्ड ऑन इट। गांधी जी डिक्लेयर्ड इज द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो गांधी जी डिलिबरेटली चोज द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स इशू टू पुट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब आप देखिए इसके नीचे के पैराग्राफ पे आइएगा, मतलब सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड पैराग्राफ के साइड में लिखिए दांडी मार्च। दांडी मार्च यानी शॉर्ट नोट ऑन दांडी मार्च, या तो वो ऐसा पूछेगा या वो पूछेगा व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू कैरी आउट द दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च का फैसला क्यों लिया? बड़ा इजी आंसर है पूरी। सेकंड पैराग्राफ, फोर्थ लाइन देखिए, महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च। दिखा आपको? वहां से लगाते जाइए बॉइलिंग सी वाटर आखिरी तक। आंसर तो अपन याद कर लेंगे। लगा लिया निशान? अब आप एक एक लाइन प्यार मोहब्बत से पढ़िए और याद करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। गांधी जी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was this miles. अभी आप वो छोड़ो, पहले तो आप सबसे पहले लाइन में क्या लिखना सुनो। गांधी जी स्टार्टेड इज फेमस दांडी मार्च, वो तो उसमें दिया ही हुआ है दांडी मार्च क्वेश्चन में। कहां से कहां तक? तो आप लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी विच इज एट द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। हाँ या ना? देखो दोस्तों, कॉमन सेंस प्रीवेल्स। कहां से स्टार्ट किया? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में था, आपको पता होगा, तो आप कभी अहमदाबाद गए होंगे तो आपको पता होगा। और कहां तक गए? दांडी विच इज एट द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। ये स्वाभाविक है, नमक का कानून तोड़ना है तो हिमालय पे तो जाने से मतलब नहीं निकलेगा ना, कोस्टल एरिया में जाना पड़ेगा। प्लीज बुक में नहीं देखना। गांधी जी स्टार्टेड इज फेमस दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ended to Dandi which is at the coastal area of Gujarat. अब अगली लाइन, he was accompanied by 78 of his trusted volunteers. वो उनके साथ में कितने लोग थे टोटल? 78। वो कौन थे? ट्रस्टेड वॉलंटियर। देखो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स इसीलिए जब तुम किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हो और तुम नेता हो, समझ रहे हो, और अगर तुम बटोर बुटोर के ले जाओगे चाहे वो ट्रस्टेड हो ना हो, तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है बाद में। अरे 2 दिन चले, उसके बाद मेरा तो मूड बदल गया, तो धीरे धीरे जो पीछे मुड़ के देखते रहे तो समझ रहे हो बिछड़े सभी बारी बारी। अरे हाँ है ना? इसीलिए गांधी जी वॉज accompanied by how many people? 78 of his trusted volunteers. अब आगे की लाइन उसकी देखो, कितना आसान आंसर है। द टोटल मार्च वॉज 240 माइल्स। कितना मार्च था? उसका अगला अपन अपने कॉमन सेंस है, द वॉलंटियर्स वॉक्ड। अपने को याद होना चाहिए 240 मतलब इसके जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो 24 और 10। सबसे इजी फैक्टर 24 into 10। अरे हाँ है ना? द वॉलंटियर्स यूज्ड टू मार्च 10 माइल्स अ डे, है ना? और ऐसे कितने दिन तक चलना पड़ेगा फिर? 24 डे। उल्टा नहीं हो सकता। 24 मील का मतलब तो तकरीबन 40 किलोमीटर हो गया। उस उम्र के लोग 40 किलोमीटर थोड़ी चल सकते थे। प्लीज आप बुक में नहीं देखेंगे। द टोटल मार्च वॉज 240 माइल्स। एंटर की, द वॉलंटियर्स वॉक्ड फॉर 10 माइल्स अ डे, है ना, फॉर 24 डेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, Wherever गांधी जी used to stop, जहां पर भी गांधी जी रुकते थे, thousands of people came to listen to him. हजार लोग उनको सुनने के लिए आते थे। देखिए आप समझिएगा, गांधी जी स्टेचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेशन वाज मोर देन अ सेंट। हाँ है ना? एक संत है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। यस और नो? जिनको खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं है और वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसे गांव से यात्रा गुजरती, कोई गांव आता था, गांधी जैसे रुके तो आसपास के कई गांवों के लोगों को सुनने के लिए आते थे कि महात्मा जी आए, महात्मा जी आए। Wherever Gandhiji used to stop, thousands of people came to listen to him. At that point of time, Gandhiji used to explain them the meaning of Swaraj and to peacefully defy the British. उस समय गांधी जी उस प्लेटफॉर्म को यूज कर लेते थे। किस चीज के लिए? At that point of time, Gandhiji used to explain them the meaning of Swaraj and peacefully defy the British. Yes or no? Yes, sir. दोस्तों आपको NTSC पूछ चुका है, which of the following was kick off to civil disobedience movement? ऐसा Previously asked NTSC question, and the question is, which of the following was the kickoff to the civil disobedience movement? And your options are A. Khilafat movement, B. Non-cooperation movement, C. Violation of salt law, and D. None of these. And your time starts now. ऐसा कुछ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट किसको माना जाता है? सॉल्ट मार्च को।
बोलो यार, प्लीज। और सबसे आखिरी में क्या लिखोगे? अभी अपन फिर में पहले पॉइंट से, लेकिन पहले आखिरी बात, एट लास्ट गांधी जी रीच्ड। फिर उसके आगे क्या लिखोगे? उसके आगे लिखोगे बुक में, शराब दे दूंगा, बंद करो बुक, बंद करो बुक। क्यों बुक खोलते तुम लोग? इसमें क्या यार, कितने लॉजिकल तो बात है। गांधी जी पहले तो घर से ही निकलेंगे। गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती एंड एंड द मार्च एंडेड टू दांडी विच इज एट द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। सभी तो लॉजिकल है। उनके साथ कितने लोग थे? he was accompanied by 78 of his trusted volunteers. The total march was 240 miles. The volunteers walked for 10 miles a day and therefore 24 days. है ना? फिर अब खास चीज यहां पे क्या, ये सब किया क्यों? Wherever Gandhiji used to stop, thousands of people came to listen to him. At that point of time, Gandhiji used to explain them the meaning of Swaraj and peacefully defy the British. Peacefully protest against the British. कुछ भी लिख दो, हाँ या ना? फिर क्या लिखोगे? At last he reached दांडी। फिर आप लिखोगे सेरेमोनियली, he ceremonially violated the salt law, है ना, बॉइलिंग सी वाटर, और सब तुम्हारे इसमें आखिरी में लिखा हुआ है। सेरेमोनियली का मतलब होता है बिल्कुल त्योहार जैसा, उत्साह, बिल्कुल बैंड बाजे नगाड़े के साथ में उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल के उसको, मतलब रात के अंधेरे में सब मास्क पहन के गए थे कि गांधी जी से एक डब्बा भर के लिया, ऐसा कर रहा था क्या? नहीं, गांधी जी साहसी थे, इसीलिए गांधी जी हमेशा कहते थे। अब वो देखो यार, यू एग्री और नॉट, you agree or not, you follow Gandhiji or not is a different question. You and me have no right in this world to question about the integrity of Gandhiji for the nation. Count on me. उनका कहना था कि साहस अहिंसा में है, हिंसा में नहीं। अब ये उनका कहना था, आप मानो न मानो, असहमति का अधिकार सबको है ना। गांधीजी पीसफुल, गांधीजी सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ। सेरेमोनियली मतलब बिल्कुल नगाड़ों के साथ में, हम है ना। और कैसे? तो वो केमिस्ट्री आगे का तो एक लाइन, बाय बॉइलिंग सी वाटर। अरे हाँ या ना? क्या कठिन है? ये आंसर कठिन है क्या? कितना इजी है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा जैसा आंसर है। घर से निकले, दांडी तक गए, है ना। 78 लोग पीछे चलते थे, है ना, 240 मील चले, ऐसे 24 दिन तक चलना पड़ा। अरे हाँ है ना? जहां जहां जाते थे लोग सुनने को आते थे तो अपनी बात बताते थे। अरे बोलो यार, समंदर के किनारे पहुंच गए, वहां पे पानी को उबाल लिया, नमक का कानून टूट गया। बोलो यार, इजी है। आप बताओ कितना इजी है। फिर इतना इजी कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सा पढ़ना पड़ेगा तुमको, क्या